नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। देश में विपक्ष की ओर से मणिपुर हिंसा मामले पर मोदी सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को जवाब दिया। अपने जवाब के दौरान पीएम मोदी ने मिजोरम का जिक्र किया और बताया कि 1966 में कांग्रेस की सरकार ने वहां पर क्या किया था। पीएम ने कहा, 5 मार्च 1966 को कांग्रेस ने अपनी वायुसेना से मिजोरम में असहाय नागरिकों पर हमला करवाया। कांग्रेस को जवाब देना चाहिए कि क्या ये किसी अन्य देश की वायुसेना थी? क्या मिजोरम के लोग मेरे देश के नागरिक नहीं थे? क्या उनकी सुरक्षा भारत सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी? 5 मार्च 1966 को मिजोरम पर एयर अटैक की पूरी कहानी और इसका पायलट कनेक्शन भी आज हम आपको बताने जा रहे हैं, तो इस वीडियो को जरा ध्यान से देखिएगा। 5 मार्च 1966, जगह अभी के मिजोरम की राजधानी आइजोल। सुबह 11:30 पर आसमान में 4 लड़ाकू विमान शहर को चारों ओर से घेर लेते हैं और बम बरसाने लगते हैं। ये किसी दुश्मन देश के नहीं, बल्कि भारतीय वायुसेना के ही विमान थे। उस वक्त मिजोरम असम का हिस्सा था और उसे मिजो हिल्स कहते थे। यह बमबारी 13 मार्च 1966 तक होती है। इस बमबारी को आज 57 साल हो चुके हैं। आज हम इसकी पूरी कहानी आपको बताएंगे कि आखिर क्यों इंदिरा गांधी के आदेश पर भारतीय वायुसेना ने बमबारी की। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1960 में। तब मिजो हिल्स असम राज्य का हिस्सा हुआ करता था। इसी साल असम सरकार ने असमिया भाषा को राजकीय भाषा घोषित कर दिया, यानी जिसे असमिया भाषा नहीं आती उन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती थी। ऐसे में असम सरकार के इस फैसले का मिजो लोग विरोध करने लगे। 28 फरवरी 1961 को इसी वजह से मिजो नेशनल फ्रंट यानी एमएनएफ बना। मिजो नेशनल फ्रंट का नेतृत्व लाल डेंगा कर रहे थे। एमएनएफ ने शुरुआत में शांतिपूर्वक धरनों से अपनी बात रखी। साल 1964 में असमिया भाषा लागू होने की वजह से असम रेजिमेंट ने अपनी 2nd बटालियन को बर्खास्त कर दिया। इसमें अधिकतर लोग मिजो थे। इससे मिजो हिल्स के लोगों में नाराजगी बढ़ी और शांतिपूर्वक धरने प्रदर्शन करने वाला एमएनएफ हिंसा पर उतर आया। इस बीच जो मिजोवासी बटालियन से निकाले गए थे वो एमएनएफ में शामिल हो गए। इन्हीं लोगों ने मिलकर मिजो नेशनल आर्मी बनाई। बॉर्डर इलाका होने के चलते पाकिस्तान और चीन ने भी इस कॉन्फ्लिक्ट का फायदा उठाया और मिजो उग्रवादियों को भड़काना शुरू कर दिया। तब के पूर्वी पाकिस्तान और आज के बांग्लादेश से भी मिजो नेशनल आर्मी को हथियारों के रूप में मदद मिलने लगी। चीन भी इस साजिश में शामिल रहा और गुपचुप तरीके से एमएनएफ का समर्थन कर रहा था। सुरक्षा बलों ने सख्ती दिखाई तो मिजो उग्रवादी म्यांमार और पूर्वी पाकिस्तान में छिप गए। सुरक्षा बलों ने साल 1963 में राजद्रोह के आरोप में लाल डेंगा को गिरफ्तार कर लिया। लाल डेंगा पर मुकदमा चला, लेकिन कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। साल 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया। इस मौके पर दबाव बनाने के लिए एमएनएफ ने प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के नाम एक मेमोरेंडम भेजा। इसमें लिखा था, मिजो देश भारत के साथ लंबे, स्थायी और शांतिपूर्ण संबंध रखेगा या दुश्मनी मोल लेगा, इसका निर्णय अब भारत के हाथ में है। इसके बाद 11 जनवरी 1966 को देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की ताशकंद में मौत हो गई। शास्त्री की मौत को 11 दिन भी नहीं हुए थे कि 21 जनवरी को मिजो नेशनल फ्रंट यानी एमएनएफ के नेता लाल डेंगा ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो को पत्र लिखा। इस पत्र में वो लिखते हैं, अंग्रेजों के समय भी हम लोग आजादी की स्थिति में रहे हैं। यहां पर राजनीतिक जागरूकता से उपजा राष्ट्रवाद अब परिपक्व हो गया है। अब हमारे लोगों की एकमात्र इच्छा अपना अलग देश बनाने की है। पत्र लिखे जाने के तीसरे दिन यानी 24 जनवरी को इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनती हैं। इंदिरा गांधी के सामने एक अलग तरह की चुनौती आने वाली थी। 4 दिन बाद ही 28 फरवरी 1966 को मिजो नेशनल फ्रंट के उग्रवादी भारतीय सुरक्षा बलों को मिजोरम से बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन जेरिको शुरू कर देते हैं और सबसे पहले आइजोल और लुंगलाई में असम राइफल्स की छावनी पर हमला कर दिया जाता है।
अगले दिन यानी 29 फरवरी को एमएनएफ ने भारत से आजाद होने की घोषणा कर दी। अचानक हुए ऑपरेशन जेरिको के लिए मिजो हिल्स में तैनात सुरक्षा बल तैयार नहीं थे। उग्रवादियों ने देखते ही देखते आइजोल में सरकारी खजाने समेत महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों और चंफाई और लुंगलाई जिले में सेना के ठिकानों पर कब्जा कर लिया। मिजोरम द डैगर ब्रिगेड किताब में निर्मल निवेदन ने लिखा है कि एमएनएफ उग्रवादियों के मुख्य जत्था असम राइफल्स के ठिकानों पर लगातार गोलीबारी कर रहा था ताकि कोई बाहर न निकल पाए। वहीं एक जत्थे ने सरकारी खजाने पर धावा बोल दिया और 18 लाख रुपए लूट लिए। सीमावर्ती नगर चंफाई में वन असम राइफल के ठिकाने पर आधी रात को हमला इतनी तेजी से हुआ था कि जवानों को अपने हथियार लोड करने और लुंगलाई और आइजोल खबर करने तक का न वक्त मिला न ही मौका। उग्रवादियों ने सभी हथियार लूट लिए थे। इसमें 6 लाइट मशीन गन, 70 राइफल, 16 स्टैंड गन और ग्रेनेड फायर करने वाली 6 राइफल थी। एक जूनियर कमीशन्ड अफसर के साथ 85 जवानों को बंधक बना लिया गया। यहां से किसी तरह से 2 सैनिक भागने में कामयाब हुए। इन्हीं 2 सैनिकों ने हमले की जानकारी दी। इसी बीच टेलीफोन एक्सचेंज को निशाना बनाया गया ताकि आइजोल से भारत के सारे कनेक्शन टूट जाएं। भारतीय सेना वहां पर हेलीकॉप्टर से सैनिक और हथियार पहुंचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एमएनएफ की ओर से हो रही गोलीबारी से वो मदद नहीं पहुंचा पाए। इसके बाद एमएनएफ असम राइफल्स के हेडक्वार्टर से तिरंगा उठाकर अपना झंडा फहराता है। दिल्ली में कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी भी इस घटना से हिल जाती है। यह वो वक्त था जब सवाल भारत की अखंडता का था और इसे टूटने से बचाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जवाबी कार्रवाई के आदेश दे दिए। 5 मार्च 1966 को वायुसेना के 4 लड़ाकू विमानों को आइजोल में एमएनएफ के उग्रवादियों पर बमबारी की जिम्मेदारी दी गई। इनमें 2 लड़ाकू विमान फ्रांस में बने देसे ओरागन और 2 ब्रिटिश हंटर विमान थे। देसे ओरागन को भारत में तूफानी नाम से जाना जाता था और असम के तेजपुर, कुंभीग्राम और जोराहट में उड़ान भरने के बाद पहले इन लड़ाकू विमानों ने मशीन गन से उग्रवादियों पर फायर किया। दूसरे दिन इन लड़ाकू विमानों ने आग लगाने वाले बम बरसाए। वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने आइजोल और अन्य क्षेत्रों में 13 मार्च तक बमबारी की। इन विमानों के पायलटों में 2 शख्स ऐसे थे जिन्होंने आगे चलकर भारतीय राजनीति में नाम कमाया। एक का नाम था राजेश पायलट और दूसरे थे सुरेश कलमाड़ी। बमबारी से घबराए स्थानीय लोगों ने पहाड़ियों में शरण ले ली थी। वहीं एमएनएफ के उग्रवादी म्यांमार और पूर्वी पाकिस्तान के जंगलों में जा छिपे। विद्रोहियों को तितर-बितर करने के बाद सेना ने मिजोरम का कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया। 30 जून 1986 को केंद्र सरकार और एमएनएफ के बीच ऐतिहासिक मिजो शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इसे राजीव गांधी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक माना जाता है। 1987 में मिजोरम अलग राज्य बना। इसी साल मिजोरम में पहली बार चुनाव हुए और लाल डेंगा मिजोरम के पहले मुख्यमंत्री बने। खैर, 5 मार्च 1966 को हुए इस एयर अटैक को लेकर कई तरह के सवाल उठे। कई थ्योरियां अपने अपने हिसाब से गढ़ी गई, लेकिन सबसे बड़ा सच यह भी है कि उग्रवादियों की हिंसा को कंट्रोल करते हुए देश की अखंडता को बरकरार रखने की दिशा में इसे एक निर्भीक फैसले के तौर पर माना जाता है। आपको ये वीडियो और जानकारी कैसी लगी? अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और आप भी इस मसले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा और राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। TV9 राजस्थान। नमस्कार।